Okay, dear students, we have two more questions from AMU 11th entrance, दोनों ग्रेविटेशन के हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने उछाला है। उछालते वक्त जो हमने उसको वेलोसिटी दी वो थी 49 मीटर पर सेकेंड। What is the total time it takes to return to the surface of the earth? Very simple question. 2013 में आया है AMU में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक, इसको तो पढ़ते ही लगा देना है, लेकिन मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ इसको आपके सामने। सपोज देयर वाज एन ऑब्जेक्ट, कह रहे ए बॉल, तो एक बॉल थी, ये फॉर एग्जाम्पल बॉल थी, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और इसको जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी वो कितनी दी, 49 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैंने इसको ऊपर फेंका है। तो ये किसी पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फ्री फॉल मोशन है, क्योंकि ये हमने ना कभी रोका इसको बीच में, ना हमने कभी इसको कोई और वेलोसिटी दी, सिर्फ एक बार दी वेलोसिटी। फिर यहां से ये रिटर्न होगी, उसी रास्ते पे होगी, मैं दूसरा बना रहा हूं जरूर, लेकिन ये दोनों रास्ते सेम होंगे। ठीक, 0 वेलोसिटी से फिर वापस होगी। इसको जाते टाइम जो टाइम लगेगा वो होगा u/g, वेयर u इज द वेलोसिटी एट विच इट इज थ्रोन एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की बात हो रही है तो कौन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द अर्थ। ठीक, और आता टाइम, ये आते वक्त जो टाइम लगेगा वो भी यही लगेगा, t इज इक्वल टू u/g। ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब u/g प्लस u/g पूछ रहे हैं, यानी ये पूछ रहे हैं 2u/g, इट इज टोटल टाइम। ये मैं आपको करवा चुका हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, इतना लंबा चौड़ा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, 2u/g। ओके, तो 2 व्हाट इज u, u इज 49 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू दे नहीं रखी। जब दे नहीं रखी तो मोस्ट क्लोजेस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू रखेंगे, वो कौन सी होती है, वो होती है 9.8, और उसकी वजह भी है, अभी समझ में आएगी आपको। तो आपसे टोटल टाइम पूछ रहे हैं, 9.8 यहां पर रख दिया आपने। देखें जरा ऊपर कैलकुलेट जब आप करेंगे, 49 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 9.8। अब आपके समझ में आ गया होगा क्यों 98 रखनी है, हमें 9.8 रखनी है। 9.8 रखने से ये सिंपल आपका 10 सेकेंड आंसर आएगा, 98 डिवाइडेड बाई 9.8। ये सवाल सिर्फ आपके 20 मिनट का है, सॉरी 20 सेकंड का है। 18 सेकंड सवाल पढ़ने के और 2 सेकंड ये कैलकुलेशन के। 98 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 10 सेकंड। आंसर दे रखा है, यस दे रखा है, बी इज आंसर। ओके, तो 10 सेकंड में वो वापस लौटेगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं, न्यूटन डिड्यूस द इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिड्यूस किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी उनके रीजन दे रखे, वो उन्होंने कहाँ से उनको पता लगा, या कहाँ से उनको जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स लॉ एग्जिस्ट करता है। बाय ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। तो इससे नहीं किया था, ऑब्जर्व जरूर किया था, तो इससे तो ग्रेविटेशन ऑब्जर्व करी, इससे ये ऑब्जर्व नहीं किया था कि इनवर्स लॉ भी है कोई। बाय यूजिंग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यस दिस इज द आंसर। तो थर्ड जो लॉ था केपलर का, उससे लॉ ऑफ हार्मोनीज जो था, उससे केपलर ने उसे यूज करके डिड्यूस किया था इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बताता हूं। तो आंसर तो बी है। बाकी अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, यादें ताज़ा हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, बात समझ में आ गई, इनके बीच में डिस्टेंस सपोज r है या d है या कुछ भी है,
दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है और ये दोनों पर बराबर लगती है, ठीक। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ठीक। ये जो फोर्स है ये दोनों तरफ से बराबर होगी, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगी वो बराबर होगी। ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन ने ये पता कैसे चलाया? वो जो पता लगाया वो लॉज ऑफ हार्मोनीज के जरिए पता लगाया। लॉज ऑफ हार्मोनीज क्या था? आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब क्या है? आर क्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू मासेस। और उसने बेसिकली ऑब्जेक्ट कौन से लिए? एक सन लिया, एक अर्थ लिया, ठीक। उसके बीच का मीन डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस हर वक्त बदलता रहता है, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर। अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो जो एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है, अगर वो टी है तो टी का स्क्वायर, ठीक। दोनों चीजें कौन सी समझ में आ गई? तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इट वाज लॉज ऑफ हार्मोनीज। क्या था ये? लॉज ऑफ हार्मोनीज, ठीक। ये लॉज ऑफ हार्मोनीज जो था वो यही था। सेकंड, ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, उसमें जो थर्ड लॉ था केपलर का वो ये था। इसके जरिए न्यूटन ने ये पता लगाया था। हैंस आंसर इज बी। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके का रिपीट होता है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर वो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो लिखे होते हैं रंगीन पेपर पर, कहीं ग्रीन होता है, कैसा होता है, उसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और कुछ सवाल तो बैठे बैठे हल हो जाते हैं। अब इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं था, सिर्फ इसमें नॉलेज वाली बात थी। अगर नॉलेज है तो आप करेंगे, नॉलेज नहीं है तो फिर आप या तो इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, या गलत करेंगे, तो कम आ रहे हैं, कुछ करेंगे। बहरहाल तो आंसर इज बी, ठीक है। इसको नोट करिए।